हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में मैं मनोज कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई से का सेशन। और 7 जुलाई से संबंधित हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं, जो यूपीएससी 2027-28 के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों का रियली में सिविल सर्विसेज को लेकर के सीरियस कंसर्न है, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, इसके नोट्स बनाने चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके माध्यम से सारे के सारे पूरे एक हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका जो रिवीजन है मैं संडे को 12 बजे से मैं कराता ही हूं, जिसमें लगभग 30 35 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के माध्यम से उसका रिवीजन कराने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन भी मिले और बाकी अन्य लोगों तक इसकी रीच बढ़ सके। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन। इसमें मैंने कई सारे डायमेंशन चेंज किए हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका जो मैटर है, इसका जो पूरा का पूरा डिटेल जो आपके पास पीडीएफ है, मैं एक नए फॉर्मेट में आप लोगों को देता ही देता हूं। वो मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और ये मेरा एक छोटा सा डेजिग्नेशन है, मेरी छोटी सी अचीवमेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप किसके गाइडेंस में रह करके तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। यह है आपकी सरकार की संशोधित उड़ान योजना। उड़ान योजना आप अच्छे से जानते हैं कि यूडीएएन, उड़े देश का आम नागरिक। भारत सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। अब उसको मॉडिफाई किया गया है। अब ये चर्चा में क्यों है, ये न्यूज में क्यों है? पीएम मोदी ने 28,840 करोड़ रुपए के बजट के साथ संशोधित उड़ान योजना शुरू की है। जोधपुर में इसके नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यस, ये रहा आपका जोधपुर वगैरह में। और इस तरीके से उड़ान योजना पूरे देश में कहां कहां से कैसे कैसे कनेक्टेड है। इसमें आपके हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दोनों तरह की सेवाएं इसमें इंक्लूडिंग है। बात आती है कि इसको शुरू किया, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत हुई थी 2016 में, क्षेत्रीय आपकी संपर्क योजना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से, कि क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाए। इसमें अगले 10 वर्षों के लिए 28,840 करोड़ रुपए का नया निवेश जारी किया गया है। इसमें 100 नए हवाई अड्डे, 200 हेलीपोर्ट का विकास का एक प्रपोजल है। बीजीएफ सहायता, बायबिलिटी गैप फंडिंग, व्यवहार्यता अंतराल जो फंडिंग है, वित्त पोषण है, उसके माध्यम से एयरलाइनों को घाटे से बचाने के लिए 10,043 करोड़ रुपए का अलग से इसमें फंड जारी किया गया है। यस, कि जो आपके जो भी एयरलाइंस हैं, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, उनको घाटा होता है, उस घाटे को पूरा करने के लिए बायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर इसमें प्रोविजन किया गया है। और इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी विमान, हाल ध्रुव और डॉर्नियर जैसे विमानों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, जो कि हमारे खुद के इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। अब इसके लिए यूपीएससी की इंपॉर्टेंस क्या है? यह योजना भारत के क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचे और रक्षा विनिर्माण को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, कि कल को कभी भी कोई बात होती है तो कम से कम हमारे पास एक कनेक्टिविटी होगी। हम कहीं पर भी किसी भी तरीके से बहुत तेजी से आना जाना कर सकते हैं, अगर डिफेंस का कोई भी किसी तरह का कोई इश्यू बड़ा होता है तो। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये योजना का कंसेप्ट कैसे आया, कैसे नहीं आया, इसमें ध्यान दीजिएगा। उड़ान योजना का रणनीतिक बदलाव क्या है इसमें? देखिए, संपर्क से स्थिरता, यानी कि कनेक्टिविटी टू स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। अब फोकस सस्ती यात्रा से हटकर के मार्गों के दीर्घकालिक स्थिरता पर फोकस किया जा रहा है। पहले कंसेप्ट क्या था? सस्ती उड़ान सेवा उपलब्ध कराना। अब सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जा रहा है। आर्थिक गुणक प्रभाव, मल्टीप्लायर इफेक्ट, बेहतर संपर्क से स्थानीय पर्यटन, व्यापार और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की एक योजना है। यह इसका नया कंसेप्ट है। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है? रक्षा नागरिक तालमेल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो लिमिटेड के विमानों के उपयोग से घरेलू एरोस्पेस विनिर्माण को कैप्टिव बाजार मिलेगा। अब इसका मतलब है कि भारत के स्वदेशी विमानों को ज्यादा से ज्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से भारत के जो विमान हैं उनको मौका मिलेगा। हेलीकॉप्टर परिचालन, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए इसके माध्यम से एक कहा जाए कि
कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और ये टियर 2 और टियर 3 यानी निचले स्तर के जो शहर हैं, उनको जोड़ करके विकास ध्रुवों का निर्माण कर सकता है। अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो डेफिनिटली आपका मेंस की अप्रोच भी आपकी क्लियर हो जाएगी। यस, तो संशोधन उड़ान योजना केवल परिवहन नीति नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का एक उपकरण है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही मेंस में बन जाए। यानी कि इसमें निवेश, बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन और रोजगार और क्षेत्रीय विकास, ये इसका एक सीक्वेंस है। अब बताइए ये कांसेप्ट आपको कैसा लगा? किस तरीके का लगा? एवरीवन टेल मी। देखिए मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं और टारगेट 2027-2028 है आप लोगों के लिए। और इससे बेहतर मैं आप लोगों को और क्या कर सकता हूं यार, वो भी घर बैठे बेहतर तरीके से। लेकिन आप लोग हैं कि इसको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे। और दूसरी बात, पहुंचाना छोड़ दीजिए, जो लोग हैं वो भी प्रॉपर तरीके से इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है। कैसे काम चलेगा यार? इतना बड़ा सपना देखने से सपना पूरा नहीं होता। सपने के लिए उसमें आग में तपना होता है यार। तपिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपके द्वार खड़ी है। बाद में ये मत कहना कि किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, हमको सही ढंग से गाइड नहीं किया, हमको सही ढंग से पढ़ाया नहीं। ये रहा आपका। ओके, चलिए अगला है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तांदुलवाड़ी किला। हाल फिलहाल में चर्चा में रहा तांदुलवाड़ी किला। चर्चा में क्यों रहा? महाराष्ट्र के पालघर में मानसून के दौरान तांदुलवाड़ी किले पर फंसे छात्रों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। इतनी सारी बारिश, इतना ज्यादा फॉग, इतनी सारी डेंस फॉग की कंडीशन बन गई कि वो फंस गए, वो निकलने की कंडीशन में नहीं। तो सोचिए उनका रेस्क्यू किया गया, इसलिए ये चर्चा में आया। और ध्यान रखिएगा इस तरह की छोटी 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 चीजें ना, वहां पर हम लोगों की नजर नहीं पहुंचती। और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लगातार है कि यूपीएससी ये कहां से पूछ रहा है भाई, कहां से आ गया? हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन हमने कभी पढ़ा ही नहीं। इसी तरीके से छोटी-छोटी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। अब ये कहां है? महाराष्ट्र के पालघर में उत्तरी कोंकण क्षेत्र में है। ध्यान रखना उत्तरी कोंकण में। ऊंचाई 1500 से 1900 फीट ऊंचा है और यहां पर सूर्या और वैतरणा नदियां का संगम दिखता है इस जगह पर। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। वास्तुकला ये पठार पर फैला हुआ जिसमें 14 प्राचीन शैलकृत जल कुंड मौजूद हैं। 14 जल कुंड हैं। सामरिक दृष्टिकोण से यहां पर कोहोज और टकमक जैसे पड़ोसी किले साफ दिखाई देते हैं। यानी कि उसके आसपास में आपके दो किले और भी हैं। ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। कोंकण क्षेत्र के भूगोल और मराठा पुर्तगाली सामरिक इतिहास को समझने के लिए यह पहाड़ी क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। इसका कालक्रम देखा जाए तो 1454 में गुजरात सल्तनत के समय में इसका निर्माण किया गया। 1557 में पुर्तगाली नियंत्रण में आ गया ये। 1737 में मराठा साम्राज्य में चिमनाजी अप्पा ने इस पर कब्जा कर लिया और 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के अधीन हो गया। कुल मिलाकर के ये रहा। तो 1454 में गुजरात में आपके पुर्तगाली, फिर मराठा और फिर आपके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन। अब सामरिक महत्व क्या है? ये एक तरीके से वाच फोर्ट है। मुख्य उपयोग समुद्री गतिविधियों और अरब सागर के तट पर नजर रखने के लिए बनाया गया। यहां पर जलकुंड दर्शाते हैं कि यह स्थल 15वीं सदी से भी पुराना हो सकता है, क्योंकि जलकुंड है इसका मतलब बहुत पहले बनाए गए होंगे। बिखरी संरचना, भारी निर्माण के बजाय सुरक्षा दीवारें प्राकृतिक पठार के साथ बिखरी हुई हैं। प्राकृतिक पहाड़ी के साथ इसका उपयोग किया गया यहां पर तांदुलवाड़ी किला। और ये देखिएगा समुद्र की सुरक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए, और इधर यहां पर आपके कोहोज और टकमक किलों को देखने के लिए कि यहां से संदेश भेजा जा सके और सारी चीजें हो सके। बसई अभियान, मराठों ने पुर्तगालियों के खिलाफ अपनी रणनीतिक पहल यहां पर की थी और इसको जीत लिया था चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में। और यह किला अरब सागर के तटीय सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है। पश्चिमी घाट की सुरक्षा, वास्तुकला, समुद्री मार्गों की निगरानी का एक बेहतरीन नमूना है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपके मुख्य अवधारणा है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये आपका एक व्यू है कि किस तरीके से पीछे के किले और समुद्र में देखभाल करने के लिए काम आता था। ये तो बेहतरीन नमूना है कुल मिलाकर के। अब एक तीसरा टॉपिक है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो है लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य। इकोलॉजी एनवायरमेंट का टॉपिक है जिसको आप देख सकते हैं। चर्चा में क्यों रहा? देखिए असम वन विभाग ने नागांव जिले में लाओ खोबा अभयारण्य में संरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बेदखली अभियान चलाया। इसलिए चर्चा में आया कि वहां पर कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, एनक्रोचमेंट कर रखा है वहां पर। तो उसको खाली करवाने की कोशिश की गई।
अब ये है कहां पर? असम का नागांव जिला ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, यह ध्यान रखना। उत्तरी पर नहीं, दक्षिणी तट पर। नंबर एक, यह काजीरंगा टाइगर रिजर्व का बफर जोन है, यानी कि काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है उसके बीच का एरिया है एक तरीके से। वो है लाउखोवा वन्य जीव अभयारण्य। ये रहा, देखिए ये लाउखोवा है, ये काजीरंगा है, और ये पाबितोरा है, ये ओरांग है। ये एक तरीके से यहां पर इस तरह से आप देख सकते हो काजीरंगा का, ये एक तरीके से बफर जोन की तरह है। ये रहा यहां पर उसको सुरक्षित करने के लिए। यहां पर प्रमुख जीव कौन कौन से? एक सींग वाला गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी यहां पर पाए जाते हैं। यहां की आर्द्र भूमियों में संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। यस, इंपॉर्टेंट, आर्द्र भूमियों में। अब बात आती है कि यहां की आर्द्र भूमियों में आपकी गंगा डॉल्फिन कैसे पहुंची वहां पर? अब बता दीजिए, जब गंगा डॉल्फिन गंगा में होने चाहिए। इसी तरह का गंगा डॉल्फिन को लेकर के यूपीएससी में इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि क्या उसका हिस्टोरिकल एविडेंस है या आपकी ज्योग्राफिकल जो नदियों का बंटवारा चेंज चेंज हुआ उसके बाद वो बिखरती चली गई। इसी तरह से चीजें पूछी जाती हैं। यहां 225 से अधिक पक्षी प्रजातियां मौजूद हैं। अभयारण्य असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारे का हिस्सा है। ये रहा, ये गलियारा है इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, ओरांग है, पवितोरा है, काजीरंगा है, लाओखोवा है, ये सब आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं यहां पर। ठीक है ना? अब इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? वन्यजीव गलियारा और मानव संघर्ष। देखिए, यह जीन पूल के विनिमय के लिए आवश्यक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और इधर से उधर आने जाने के लिए। प्रवासी मार्गों पर खतरा, अतिक्रमण से गैंडों और हाथियों के मार्ग बाधित हो जाते हैं, जिससे उनको समस्या होती है और वो कहीं ना कहीं मानव संघर्ष में बदल जाती है। मार्ग कटने से जानवर बस्तियों में आते हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव जो आपका कानून है, संरक्षण अधिनियम है, उसकी धारा 29 के अनुसार वन्यजीव आवासों के विनाश पर रोक लगाती है। और खंडित वन, फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट, बड़े शाकाहारी जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनके लिए चाहिए बड़ा क्षेत्र, उनको टुकड़े टुकड़े वाले वन नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए केवल संरक्षित क्षेत्र ही नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने वाले गलियारे भी सुरक्षित होने चाहिए। दैट्स वाई अतिक्रमण, वन विखंडन, प्रवासी मार्ग बाधित और मानव वन्य जीव संघर्ष शुरू हो जाता है। इस तरीके से संकट खड़ा होता है। इकोलॉजी एनवायरमेंट में आप मीन्स के लिए इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, चलिए अगला है मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र। एक नया कंसेप्ट आया है, मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र। अब ये चर्चा में क्यों है, क्या है, कैसे है? देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिसिन कमीशन ने मेडिकल कॉलेजों को स्वास्थ्य नवाचारों को पेटेंट कराने के लिए, ध्यान रखें जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर जो कुछ भी इनोवेशंस होते हैं उन इनोवेशंस को पेटेंट कराने के लिए पेटेंट मित्र मंच का उपयोग करने की सलाह दी है कि भाई इसका उपयोग कर सकते हो। अब ये पेटेंट मित्र क्या है? आईसीएमआर, ये रहा आपका आईसीएमआर द्वारा नीति आयोग, डीओपी और डीपीआईआईटी के सहयोग से इसको शुरू किया गया। किसको? पेटेंट मित्र को। ठीक है ना? ये रहा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ध्यान रखना। चिकित्सा के क्षेत्र में पेटेंट फाइलिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में इसके माध्यम से मदद मिलेगी कि भाई इसके माध्यम से पेटेंट भी कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, यह पूर्ण रूप से सरकारी वित्त पोषित है। कंप्लीट हो सकता है कि यही 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएं कि बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। आईसीएमआर अनुसंधान, मेडिकल कॉलेज और स्टार्टअप इसके माध्यम से इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि यहां पर मेंस के लिए अगर क्वेश्चन देखा जाए तो भारत, यह पहल भारत को चिकित्सा उपकरणों के आयातक से स्वास्थ्य नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में बनाने में भूमिका निभाता है। यानी कि स्वास्थ्य उपकरणों को आयात ही नहीं करना बल्कि अब इनोवेशन करना हेल्थ सेक्टर में, यह उसके लिए है। तो मुख्य एजेंसी आईसीएमआर है। इसकी सहायता कौन करता है? ये रहे डीपीआईआईटी, डीओपी और नीति आयोग। और इसके माध्यम से मेडिकल कॉलेज और स्टार्टअप इसके लाभार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। ये एक चार्ट है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। ओके,
अब इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? चिकित्सा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि भई नया इनोवेशंस होता है, उसको प्रॉपर्टी राइट के तहत हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा दूसरा कोई इसका इस्तेमाल करेगा, उसका मिसयूज़ कर सकता है। ओके? तो विशेषज्ञ सहायता, यह मंच पेटेंट आकलन से लेकर के अंतिम अभियोजन तक आईपीआर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सिस्टम को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथनिंग पोजीशन आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना? स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता, आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता इससे घटेगी और इनोवेशन संचालित मॉडल स्थापित होगा। इनोवेशन सेंट्रिक हमारा जो मॉडल है वो यहां पर डेवलप होगा। यस, एब्सोल्युटली। उद्योग अकादमिक कड़ी वैज्ञानिक खोजों को उद्योग तक पहुंचाने के लिए वन आई टू वन संपर्क बनाता है, वन टू वन, एक से एक का संपर्क बढ़ाने की कोशिश करता है। व्यवसायीकरण, लैब की खोजों को बाजार योग्य समाधानों में बदला जाएगा। जो भी इनोवेशन लैब में होते हैं उनको अब बाजार के लिए कैसे बनाया जा सकता है, बाजार में इसका उपयोग कैसे हो सकता है, ये स्टार्टअप बताएंगे। स्टार्टअप के साथ मिलकर करिए, आपका काम हो जाएगा। ये रहा प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण, मजबूत आईपीआर नीतियां स्वदेशी आर&डी को प्रोत्साहित करती हैं। तो जितना हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतना ही बेहतर हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगर हमारी रिसर्च को प्रोटेक्ट ही नहीं किया कर पाएंगे तो फिर रिसर्च करने का फायदा क्या होगा? डिमोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। जैसे आप लोग, अगर आप लोग हमारे मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो बताइए फिर हम लोग को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आपसे कोई रुपया पैसा तो मांग नहीं रहे। बात समझना। आपसे एक सहयोग कर रहे हैं कि भाई लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। यही मोटिवेशन है। नहीं करोगे तो डिमोटिवेट होंगे एक समय के बाद। हालांकि ऐसा होना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसका फायदा उठाओगे। अब बात आती है यूपीएससी के लिए क्या क्या है। यह मंच लैब रिसर्च को सीधा उद्योग से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत का आधार बनाता है। यानी कि लैब को इंडस्ट्री से कनेक्ट करना। यानी कि एक तरफ प्रयोगशाला रिसर्च है, ये रही इनोवेशन इंडस्ट्री है, वन टू वन साइकिल। यहां पेटेंट मित्र की मदद से इसको पेटेंट किया जा रहा है, उद्योग द्वारा उसका विनिर्माण किया जाएगा और फिर आम जनता तक इसकी पहुंच बढ़ेगी। ये रहा आपका कंसेप्ट कुल मिलाकर के। तो कैसा रहा आज का पेटेंट मित्र का कंसेप्ट और बौद्धिक संपदा इसके लिए क्यों जरूरी है? अब इसका उपयोग आप अपने साइंस एंड टेक में यूज कर सकते हो कि हमारे साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करना और कहा जाए कि ह्यूमन सेंट्रिक, या कहा जाए कि लोगों को की जरूरत के अनुसार उसको मॉडिफाई करना भी बहुत जरूरी है, मार्केट में उतरना भी बहुत जरूरी है। यही अप्लाइड साइंस आपको यूज करनी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। यही यूपीएससी की डिमांड है माय डियर। ओके। अब एक क्वेश्चन है, प्याज खरीद में मूल्य में वृद्धि, नेफेड और एनसीसीएएफ। ये तो बात अच्छे तरीके से जानते हो, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूं तो उसमें आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में तीन चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं। सभी लोग डिस्कस करते हैं, मैं ही नहीं, सभी करते हैं। एक है मिनिमम, जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एक इश्यू प्राइस है, जारी मूल्य। और एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, पीपी, खरीद मूल्य। तो खरीद मूल्य जिस मूल्य पर सरकार वस्तुओं को खरीदती है अपने भंडार के लिए और जरूरत के लिए, उसे कहते हैं खरीद मूल्य। अब ये चर्चा में क्यों आया, नेफेड और एनसीसीएफ है क्या? देखिए, उपभोक्ता मामले विभाग जो है, कंज्यूमर डिपार्टमेंट जो है, उसने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए, यानी कि अपना भंडार बफर के लिए, जिससे कि बाजार में मूल्य ऊपर नीचे ज्यादा ना हो पाए, किसका? प्याज का। प्याज की खरीद की कीमत 13% बढ़ा करके 2125 रुपया प्रति क्विंटल कर दी है। यानी कि 21 रुपए के आसपास इसको कर दिया, 21 रुपए पर केजी के आसपास इसकी कीमत कर दी गई है। ठीक है ना? अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाना, कि जो रिटेल में प्राइस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको अंकुश लगाना और किसानों को उचित मूल्य देना। अब इसकी प्रमुख नोडल एजेंसी क्या है? नेफेड है और एनसीसीएफ, जिनकी स्थापना 1965 और 1958 में हुई थी। इनको जरूर आप देख लीजिएगा, नेफेड और एनसीसीएफ क्या है। ये दोनों प्याज खरीदती है। दोनों बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। बहुराज्य सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमेटीज हैं, जो किसी भी राज्य में जाकर के ये काम कर सकती है, तो बहुराज्य से रजिस्टर्ड है।
और ये सीधी खरीद से शोषणकारी बिचौलियों के प्रभाव को कम करती है। ध्यान रखना, खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए सहकारी विपणन एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। नेफेड कृषि मंत्रालय के अधीन आता है, मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद करता है। और एनसीसीएफ उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन आता है, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी है ये ध्यान रखना। तो दोनों, ये कृषि मंत्रालय, वो उपभोक्ता मंत्रालय के तहत है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मूल्य अवधारणा क्या है? मूल्य स्थिरीकरण और खरीद नीति। देखिए, लीन पीरियड होता है, जब आपूर्ति घटती है तब सरकार बफर स्टॉक जारी करके कीमतें स्थिर करती है। जब हमारी बाजार में वस्तुओं की कमी हो जाती है तो कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार उस समय अफरे बफर में से माल को बाहर बाजार में निकालती है, जिससे मूल्य स्थिर हो जाते हैं। इसको कहते हैं लीन पीरियड। एमएसपी बनाम खरीद मूल्य। एमएसपी बुआई से पहले घोषित होता है, जबकि खरीद मूल्य वह है जिस पर सरकार वास्तव में खरीदती है। बागवानी वस्तुओं, प्याज, टमाटर जैसी अस्थिर फसलों के लिए बफर के तहत अलग अलग मूल्य घोषित होता है। आर्थिक दृष्टिकोण, यह नीति बाजार से सट्टा खरीद को रोकती है कि भाई इसकी कीमत बढ़ेगी, इसकी कीमत घटेगी। तो जो लोग सट्टे में खरीदते हैं उनको रोकती है कि भाई हमारा ये रहा प्रोसेस, ये रहा। तो यहां पर ध्यान रखिए, दो चीजें, नेफेड और एनसीसीएफ का हस्तक्षेप उत्पादक उपभोक्ता दोनों के हितों को साधने के काम करता है। एमएसपी और खरीद मूल्य, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं क्या क्या है। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब बताइए मुझे कि क्या आप लोगों को ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारी चीजों का? और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक विजुअल प्रेजेंटेशन के तहत आपको साफ साफ ढंग से आप लोगों को बता दूं। चलिए, अगला टॉपिक है सर्न और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, कम से कम डिटेल में पढ़ना हो तो साइंस एंड टेक में पढ़ सकते हो। अब ये चर्चा में क्यों आया? सर्न का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर अपने तीसरे लॉन्ग शटडाउन में जा रहा है, ताकि इसे हाई ल्यूमिनेसिटी में अपग्रेड किया जा सके। यस, उसमें जा रहा है तीसरे लॉन्ग शटडाउन में। अब सर्न क्या है? सर्न 1954 में स्थापित विश्व की अग्रणी भौतिक प्रयोगशाला है, जो जेनेवा में स्थित है। यस। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है? ये 100 मीटर भूमिगत 27 किलोमीटर लंबी अतिचालक चुंबकीय रिंग है। 27 किलोमीटर की, ये रही इस तरह की, ये रही अतिचालकीय चुंबकीय। और इसी ने 2012 में गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन की इसी ने खोज की थी। और हिग्स बोसोन पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक टॉपिक में चर्चा कर चुका हूं। भारत की भूमिका, भारत 2017 में सर्न का सहयोगी सदस्य बना था। ठीक है ना? और ये गॉड पार्टिकल क्या है? ये गॉड पार्टिकल उसी को कहा जाता है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है हिग्स बोसोन को। तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मूलभूत कणों के समझने वाली यह सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक परियोजना है। ये रहा। तो ये पूरा का पूरा ये है 27 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर एक तरीके से भूमिगत, ये आपकी एक प्रयोगशाला है। पार्टिकल बीम है, ये रही आपकी बीम चलती है। ठीक है ना? ये आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एलिस है, ठीक है ना? यहाँ एलिस है, यहाँ अतिरिक्त आयाम दिया गया है। ये एलएचसी है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जहां पर आपका पदार्थ का जो टेस्ट किया जाता है वो है। और ये एटलस है, व्यापक भौतिकी प्रयोगशाला एक तरीके से। बहुत लंबा कंसेप्ट है। अब इससे क्या पता चलेगा? ब्रह्मांडी रहस्यों की खोज पता चलेगी। हैड्रॉन जो एलएचएल और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, इन कणों की टक्कर 5 गुना अधिक होगी, जिससे विश्लेषण के लिए अधिक डाटा मिलेगा। यस, जितना ज्यादा ये टकराएंगे उससे उतना ज्यादा हमें डाटा मिलेगा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और ब्रह्मांड को समझने में हेल्प मिलेगी। वर्तमान मॉडल अधूरा, ये डार्क मैटर और गुरुत्व की व्याख्या नहीं करता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। नए रहस्य अपग्रेड करने का लक्ष्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के संकेतों को पकड़ना, कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है क्या। इसलिए इसको शटडाउन में लेके जा रहे हैं। यह 91 किलोमीटर लंबी सुरंग वाला अगला विशाल कोलाइडर प्रोजेक्ट बनेगा, एफसीसी। यस, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो टीआईएफआर और बार्क जैसे भारतीय संस्थान इसके हार्डवेयर निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये दोनों के दोनों। तो यूएलएचसी का उन्नयन बिग बैंग के तुरंत बाद की स्थितियों को समझने में मदद करेगा। तो यहां पर देखेंगे प्रोटॉन भी प्रकाश की गति के निकट होते हैं।
ये रिंग में इनका त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, डिटेक्टरों में इनकी टक्कर होती है और डाटा का सृजन होता है जिससे हम हिग्स बोसोन, डार्क मैटर डाटा इन सब के बारे में जानकारी ले पाते हैं। ये आपका एक चार्ट है। अब इसको मैं चाह के भी सोचिएगा, मैं आपको चार्ट बना करके समझा नहीं सकता था, समझा तो सकता था लेकिन समय लगता। यहां पर ऑटोमेटिकली ये सब बना हुआ, इसलिए आपको समझाने में मुझे हेल्प मिल रही है। ओके, अगला एक टॉपिक है आईआईएफसीएल और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर। ये क्या है? आईआईएफसीएल और गैर परिवर्तनीय नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है? अभी हाल ही में आईआईएफसीएल ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए एनसीडी के माध्यम से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के माध्यम से 1848 करोड़ रुपए इसने जुटाए हैं। इसकी बोलियां लगाई गई हैं 6 गुना ज्यादा बोलियां लगाई गई हैं। ठीक है ना? अब ये है क्या? आईआईएफसीएल इंडियन इंस्टीट्यूट सॉरी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आधारभूत ढांचे की फाइनेंस कंपनी है ये भारतीय, और इसकी स्थापना 2006 में स्थापित की गई थी। भारत की अपनी खुद की एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, भारत सरकार की है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दीर्घकालिक फंड प्रोवाइड कराती है। यह पूंजी जुटाने का दीर्घकालिक एक ऋण साधन भी है, यहां से आप ऋण ले सकते हो, लॉन्ग टर्म ऋण ले सकते हो। ठीक है ना? एनसीडी 7.25% ब्याज और 5 वर्ष की परिपक्वता के साथ जारी किए जाते हैं। कौन से? एनसीडी डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये आपको दिए जाते हैं। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिनको अब किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये कन्वर्टेबल डिवेंचर है। ध्यान रखना। तो ये वित्त पोषण की चुनौतियों को दूर करने के लिए और घरेलू ऋण बाजार को गहरा करने के लिए बनाया गया कंसेप्ट है। तो अब चाहे परिवहन हो, शहरी विकास हो, ऊर्जा हो, डिजिटल नेटवर्क हो, इन सब के लिए ये फंडिंग देता है, उन कंपनियों को लोन प्रोवाइड कराता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की चुनौतियां क्या है भारत में, वो भी आप समझ लीजिएगा। परसत संपत्ति देता बेमेल, बैंक अल्पकालिक जमा लेते हैं जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दीर्घकालिक होते हैं। और आईआईएफसीएल यही आपको प्रोवाइड कराता है लॉन्ग टर्म लोन, बैंक शॉर्ट टर्म दे पाते हैं। बैंक 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए लोन नहीं दे पाते, देते भी है तो बड़ा कम देते हैं, इसलिए बड़ी परेशानी होती है बैंकों को, इसलिए इसकी जरूरत है। एनसीडी की प्रकृति या गैर परिवर्तनीय डिवेंचर परिपक्वता कर इक्विटी में नहीं बदलते, यानी कि शेयर में नहीं बदलते। जब ये मैच्योर हो जाएंगे, इनका टाइम पूरा हो जाएगा, जो लोन दिया जाएगा उस लोन को आपको शेयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल है, इसीलिए इन पर ब्याज दर अधिक होती है। ये मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये रहे। एनसीडी जारी करने से कंपनी में सरकार या प्रोमोटर की हिस्सेदारी कम नहीं होती। अब जैसे किसी कंपनी ने लोन लिया और उसको लोन दे दिया गया कि भाई ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू लिया गया, तो इसका मतलब वो कंपनी कंपनी इसे शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी कि भाई एक काम करो, हम पैसा नहीं दे रहे, आप हमारा शेयर ले लो। बोला नहीं भाई, पैसा दे दो, ब्याज देंगे आपको ज्यादा। ये रहा आपको। ये भारी निवेश को दर्शाता है, भारत का कॉर्पोरेट ऋण बाजार परिपक्व हो रहा है, यानी लॉन्ग टर्म निवेश और भारी भरकम पैसा। ये रहा। तो एनसीडी जैसी संरचनाएं भारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सुरक्षित और दीर्घकालिक पूंजी जुटाने का सर्वोत्तम विकल्प बनकर उभर रही हैं। परिवर्तनीय क्या है? ये शेयर में रूपांतरण कर देते हैं, एक समय के बाद कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, वो शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी ब्याज दर थोड़ी सी कम होती है। ठीक है ना? प्रोमोटर की हिस्सेदारी इसमें घट जाती है। ठीक है ना? ये कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते, इनकी ब्याज दर ज्यादा होती है, स्वामित्व ओनर के पास रहता है, कंपनी इसमें अब परेशान नहीं होती कि उनकी ओनरशिप जाएगी, वो 100% कंपनी उन्हीं की है, उन्हीं मालिकों की है, इसमें शेयर नहीं जाएगा उनका। तो ये एक कंसेप्ट है कुल मिलाकर के। एक और आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और छोटा सा टॉपिक है, सिंथेटिक कोशिका का प्रयोग। ये रही। जनरली हम जो मान के चलते हैं कि हमारे शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, सारी की सारी कोशिकाएं, और ये सब कैसी होती है? प्राकृतिक। लेकिन अभी हाल ही में मिनीसोटा विश्वविद्यालय ने एक पूर्णतः कृत्रिम कोशिका विकसित किया जो खुद बढ़ने और विभाजित होने में सक्षम है ऑटोमेटिकली। मिनीसोटा ने अब इसको जीवित जीवित जीव से नहीं लिया गया, बल्कि बसा से बने हुए सिंथेटिक बुलबुले लाइपोसोम से बनाया गया है। यस, यानी कि फैट के सिंथेटिक जो बुलबुला होता है, लाइपोसोम होता है, उससे बनाया गया है। प्योर सिस्टम
कोशिका के भीतर डीएनए को प्रोटीन में बदलने वाली मशीनरी लगाई गई है, इसके अंदर जो प्रोटीन में बदल सके इसको, ठीक है ना। इंजीनियरिंग डीएनए, इसमें 90,000 बेस पेयर वाला कृत्रिम डीएनए डाला गया है इसके अंदर। अब कहोगे सारी डीएनए, सब कुछ आर्टिफिशियल है इसमें। सिंथेटिक जीव विज्ञान या प्रयोगशाला में कृत्रिम जीवन के निर्माण एक बहुत बड़ा मील का पत्थर, यानी कि इसके माध्यम से आप किसी भी जीवन को बना सकते हो, जीवन दे सकते हो इस प्रयोगशाला के माध्यम, क्योंकि जीवन जो है हमारी कोशिकाओं के अंदर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कोशिकाएं खत्म होती हैं और काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंथेटिक बायोलॉजी भविष्य की चिकित्सा और जैव इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने में बहुत बड़ा उपयोग कर सकती है। ये रहा, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको आप समझ लीजिए। लाइपोसोम झिल्ली है, प्योर सिस्टम है, इंजीनियरिंग सिंथेटिक डीएनए है, ये सब कुछ आपका कैसा है, कृत्रिम है, एवरीथिंग। बॉटम अप डिजाइन और विकासवादी चयन। बॉटम अप, निर्जीव रसायनों से नया जीवन बनाने की प्रक्रिया, जबकि टॉप डाउन क्या होता है कि ऊपर से नीचे की ओर, ये बॉटम अप है, नीचे से आर्टिफिशियल चीजों से बनाया गया। फिर तंत्र, कोशिका का डीएनए प्रोटीन बनाता है जो आसपास के पोषक तत्वों को खींच करके वृद्धि करता है। यस, जैविक विभाजन, प्रोटीन के दबाव से झिल्ली सिकुड़ती है और कोशिका प्राकृतिक रूप से दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है जैसे प्राकृतिक होती है। इन विट्रो विकासवाद, यह प्रयोग साबित करता है कि निर्जीव रसायन भी डार्विन के विकासवाद को दर्शा सकते हैं। यस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रासायनिक पदार्थों को जैविक व्यवहार के हेतु प्रोग्राम किया जा सकता है। अब आप समझ लीजिए, ये रहा कैसे कैसे डिवीजन होता है। लाइपोसोम, फिर पोषक तत्व का ग्रहण, फिर डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण, और फिर दो अलग अलग कोशिकाओं का विभाजन। सोचिएगा, सिंथेटिक सेल। और ये कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी में और आपकी जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अप्लाइड साइंस में। इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। इसके जब की पॉइंट्स आते हैं ना तो हम हिल जाते हैं कि यूपीएससी पूछ कहां से रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, तीजन बाई और पंडवानी लोक कला। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही थी तीजन बाई। पद्म विभूषण से सम्मानित दिग्गज पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 साल की आयु में निधन हो गया। उनके राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, ठीक है ना। मुख्य प्रश्न में, पंडवानी जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ की प्राचीन और जीवंत लोक संगीत परंपरा है। लोक संगीत, फोक म्यूजिक से जुड़ी हुई परंपरा है ये। इसमें मुख्य रूप से महाकाव्य महाभारत का संगीत में वाचन किया जाता है। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहां की है? छत्तीसगढ़ की। विशिष्ट पहचान क्या? हाथ में तानपुरा एकल तार वाला वाद्य यंत्र और लाल साड़ी में सशक्त कथा वाचन। लाल साड़ी में आपको कथा वाचन करना होता है। तीजन बाई ने 17 से अधिक देशों में इसका प्रदर्शन कर विश्व स्तर पर इसे प्रसिद्ध किया है। भारतीय कला और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में पंडित पंडवानी जो है एक अद्वितीय स्थान है, नो डाउट। अब पंडवानी की शैलियां और उसका रूढ़िवाद, इसकी कई सारी शैलियां हैं। एक है वेदमती शैली, पारंपरिक शैली कहलाती है जहां कलाकार बैठकर प्रस्तुति देता है और महिलाओं के लिए यही शैली तय की गई थी। ये रही वेदमती शैली। दूसरी है कापालिक शैली, जिसे गतिशील शैली कहते हैं, जिसमें कलाकार खड़े होकर के अभिनय और भाव भंगिमाएं करता है। अब ये सोच लीजिएगा कि पंडवानी में क्या बैठ के होता है या चल के भी हो सकता है। यस, रूढ़ी है तोड़ियां। कापालिक शैली पुरुषों के लिए आरक्षित थी, तीजन बाई ने इसे अपनाकर लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ दिया। ये समझ लिया, यानी कि आपकी जो तीजन बाई है वो कापालिक शैली की गायिका बनी जो कि पुरुषों के लिए आरक्षित थी, महिलाओं ने इसको अपनाया। कला का सशक्तिकरण, शक्तिशाली आवाज ने लोक कला को लोग रंगमंच में बदल दिया। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, लोक कलाएं सामाजिक बदलाव और प्रतिरोध के माध्यम भी हो सकती हैं। तो तीजन बाई ने केवल पंडवानी संरक्षित नहीं की, बल्कि पुरुष वर्चस्व वाले स्वरूप का लोकतांत्रिकरण किया है। तो वेदमती शैली और कापालिक शैली दोनों का अंतर मैंने आपको बता दिया, ऊपर भी और नीचे भी। एक बार पढ़ लेना, काम आ जाएगा। हो सकता है इतने डिटेल में आपसे जाकर के पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन और है, साइंस से रिलेटेड ही है, सॉल्व, उपकक्षीय प्रक्षेपण यान गगनयान का। ये रहा क्रू मॉडल पीएसएलवी उपकक्षीय प्रक्षेपण यान। इसरो ने श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए सॉल्व रॉकेट का सॉलिड मोटर का सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। सॉल्व मोटर का
सॉल्व जो रॉकेट है उसका। अब सॉल्व क्या है? विशेष रूप से डिजाइन किया गया उपकक्षीय परीक्षण रॉकेट है। यस, तो हो सकता है यही पूछ लिया जाए। गगनयान के क्रू मॉडल की सुरक्षित वापसी के लिए पैराशूट सिस्टम का परीक्षण करना था, कि क्योंकि यही तो लौट के आएगा, ये वाला यही तो लौट करके आएगा। इसलिए आधार इसरो के भरोसेमंद पीएसएलवी स्टेप ऑन मोटर से इसको विकसित किया गया। इसमें धीमी दहन दर वाले प्रणोदक और नई नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया गया है। सोच लीजिएगा, तो कौन सा है जो हमारे जो गगनयान के हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं जाएंगे और वापस लौट करके आएंगे, वो किस यान से आएंगे? उसके लिए कौन सा रॉकेट है? सॉल्व रॉकेट, जो किस पर बेस्ड है? पीएसएलवी पर बेस्ड है। भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट इंजन माना जाता है। ओके, क्रू रिकवरी और मंदन प्रणाली, इसमें क्या होगा? एकीकृत पैराशूट परीक्षण 10 से लेकर 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू मॉडल रॉकेट से अलग हो जाएगा। 10 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर गति कम करने के लिए 10 पैराशूटों को एक साथ सावधानी पूर्वक श्रृंखला खुलेगी, एक एक करके 10 आपके पैराशूट खुलेंगे। पैराशूट स्थिरता के लिए ड्रॉग दिशा के लिए पायलट और अंत में मुख्य पैराशूट खुलेगा। स्लैप्स डाउन, इन परीक्षणों का अंतिम लक्ष्य मॉडल के समुद्र में सुरक्षित उतारना है। इस मॉडल को धीरे धीरे आराम से समुद्र में उतारना है। मानव अंतरिक्ष उड़ान में सबसे कठिन कार्य अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी होती है, उसी को देखना है। तो सॉल्व यान इसरो की मंदन प्रणाली को प्रमाणित करता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के गुरुत्वाकर्षण झटके से बचाएगा। तो ये है आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम। 17 किलोमीटर पर ऊपर हो जाएगा, फिर ये पैराशूट खुलेंगे, धीरे धीरे मुख्य पैराशूट खुलेंगे और फिर ये धीरे धीरे समुद्र में आ जाएगा। उसका परीक्षण है ये। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपका 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। ध्यान रखना, ये बहुत चर्चा में 2D बिल्स को मानसून सत्र में 2D बिल्स यानी कि 2 डिसमिसल बिल चर्चा में है, जिसको लेकर के बड़ा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसे 130वें संविधान संशोधन की विधेयक की जांच कर रहा है। अब ये आप जानते हो इसमें क्या है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को अगर कोई किसी अपराध के मामले में सजा हो जाती है, 30 दिन से ज्यादा अगर वो जेल में रहते हैं, तो उनका पद से उनको हटाया जा सकता है या उन्हें पद छोड़ना होगा। तो विधेयक का उद्देश्य, यदि पीएम और सीएम या मंत्री 30 लगातार दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, ध्यान रखना न्यायिक हिरासत में, पुलिस कस्टडी में नहीं, तो उन्हें स्वतः बर्खास्त करना, कि हट जाइए, अब इनकी जगह दूसरे बनेंगे। यह केवल दोष सिद्ध 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पर ही मान्य होगा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की इसके लिए आवश्यकता होगी। इस कानून को बनाने के लिए जेपीसी की भूमिका, जो तदर्थ कमेटी है, एडॉक कमेटी है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के दोनों के सदस्य होते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये रहा कुल सदस्य की, ये रहा आपका बहुमत 50% और बहुमत उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, तब जाकर के ये पारित होगा। ये होता है विशेष विधेयक, विशेष बहुमत का। तो बताइए आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर किए हैं, इसमें एक एक पॉइंट को, बाकी जैसे आएगा वैसे वैसे इसमें कवर करते चलेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। इस तरह से अपने तरीके से इसको सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन, एंजॉय, अच्छे से पढ़िए। 2027-28 में सफलता के साथ आपके साथ मिलेंगे, ठीक है ना? और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहिएगा।